Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is predictions for FCPS नवंबर एग्ज़ाम। नॉर्मली मैं जो प्रिडिक्शंस वाली वीडियोस हैं ये लास्ट में बनाता हूँ, लेकिन लास्ट में बनाने का फ़ायदा कुछ नहीं है कि एक दिन पहले मैं प्रिडिक्शंस दूँ और आपको ये तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारे पास तैयारी करने का टाइम नहीं है। तो आई एम अपलोडिंग 1.5 months अर्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर नॉट मेयरली प्रिडिक्शंस, दीज आर मोर देन आ एनालिसिस। जो मैं करके बता रहा हूँ कि FCPS के अंदर कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनको आपने स्किप नहीं करना। अगर आपके ये वीक हैं तो आप अभी से इनको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो ABGs के आते हैं। ABGs की इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी हाई यील्ड। अब ABGs के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बिकॉज यहाँ पर एक एनाइन गैप का कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर आपको हाई एनाइन गैप और नॉर्मल एनाइन गैप के कॉजेज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो ABG से कन्फर्म यहाँ से MCQs आते हैं, 2 या 3 MCQ आते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो कन्फर्म आता ही आता है, सही हो गया। तो ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है ABGs वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो 3 तरह की ड्रग्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं। वैसे तो सारी फार्माकोलॉजी के जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने चाहिए, लेकिन 3 ड्रग्स ऐसी हैं, 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पूछे जा रहे हैं। नंबर 1 टीबी वाली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लियर? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन शायद इतने पूछे नहीं जा रहे, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पूछे जा रहे हैं। नंबर 2 एंटी-HIV मेडिसिन, जो HIV की मेडिसिन होती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन सी गाल स्टोन करवाती है, कौन सी माइलो सेपरेशन कराती है। और तीसरी एंटी डायबिटीज़ वाली दवाइयाँ, तो जो डायबिटीज़ की मेडिकेशन है उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी शायद पूछे जाए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी हाई यील्ड जस्ट लाइक मेटफॉर्मिन कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस। तो आपने इन 3 के आपने साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पढ़ के जाने होते हैं। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट हाई यील्ड कॉन्सेप्ट इज़ कि जेनेटिक्स के अंदर मोड ऑफ इनहेरिटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ इनहेरिटेंस वाई? बिकॉज यहाँ से कंफर्म एग्जाम्पल्स या फिर कोई ना कोई फीचर्स पूछे जा सकते हैं किसी मोड ऑफ इनहेरिटेंस के, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, ऑटोसोमल रिसेसिव, माइटोकॉन्ड्रियल, एक्सीलेंट रिसेसिव, इन सब के कोई एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं, और या फिर कोई पेडिग्री या ट्रांसमिशन रेट पूछा जा सकता है। क्लियर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सीलेंट रिसेसिव वाला, क्योंकि एक्सीलेंट रिसेसिव एक अलग ही क्लास है, समझ लो, और माइटोकॉन्ड्रिया वाले तो पिक करना काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस आर वेरी हाई यील्ड कॉन्सेप्ट। क्लियर? इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के ऊपर ये डायग्नोज करना कि ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है या वायरल मेनिंजाइटिस है या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है या फिर फंगल मेनिंजाइटिस है, इनको डायग्नोज करना दिस इज़ वेरी हाई यील्ड। क्लियर? तो अगर आपको अभी तक नहीं पिक करना आया तो आप अच्छे से इसको कवर कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता होता है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी में से कन्फर्म एक MCQ आता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी में से। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी में से जो ख़ास तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट वाली है वो आपकी B और T सेल्स वाली आती है। ख़ास तौर पर क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, डाइजॉर्ज सिंड्रोम पे आ जाते हैं, या ब्रूटोन्स A गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी इज़ अनदर हाई यील्ड टॉपिक जिसको आपने नेवर एवर स्किप दिस टॉपिक। क्लियर? क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती होती है। इसके साथ है जो वाइटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसीज आर वेरी हाई यील्ड। ख़ास तौर पर जो B9 और B12 इनकी डेफिशिएंसी को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। के न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल्स हैं, तो जो वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कन्फर्म MCQs आते होते हैं, ख़ास तौर पर B9 और B12 में से। इसके अलावा आपने कुछ करने हैं मेटाबॉलिक स्टोरेज डिजीज़, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। क्लियर? ये 2 डिजीज़ आर वेरी हाई यील्ड। क्लियर? और तीसरा है डिसलिपिडीमियास, इनसे कन्फर्म MCQs आते हैं। क्लियर?
ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। खास तौर पर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में दो ही डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है वॉन गिरकी डिजीज़ और दूसरा मैकॉर्डल डिजीज़, जिसमें मायोफॉस्फोरिलेज डेफिशिएंट होता है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टे सैक डिजीज़, नीमैन-पिक डिजीज़, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज हेपेटोसप्लीनोमेगैली, या फिर गाउचर डिजीज़ से सवाल आ सकता है, या फिर हल्डर या हंटर का डिफरेंशिएशन है। लेकिन ये तो स्टूडेंट को पता है कि हंटर की आंखें काफ़ी अच्छी होती हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ से ऐसे सवाल आते होते हैं। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट हाई ग्रेड कॉन्सेप्ट इस कि फर्स्ट एड के अंदर इम्यूनोलॉजी के अंदर एंटीबॉडीज़ लिखी हुई है कि कौन से डिजीज़ के अंदर कौन सी आउटो एंटीबॉडीज़ होती है, कौन सा आउटोइम्यून डिजीज़ है उसमें कौन सी आउटो एंटीबॉडीज़ होती है। कभी कभार आउटो एंटीबॉडी से ही वन लाइनर आ जाते होते हैं। तो दीज आर अनदर हाई ग्रेड कॉन्सेप्ट जिसको आपने नहीं छोड़ के जाना। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ टॉक्सिन्स, खास तौर पर एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का फ़र्क, और बहुत सारे एंडोटॉक्सिन्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म एमसीक्यूज़ आते होते हैं। इसके बाद एक एमसीक्यू कंफर्म आएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडिया, HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये सारे डिजीज़ आ सकते हैं। तो यहाँ से कंफर्म एक एमसीक्यू आता होता है। इसके साथ आते हैं अनदर जो होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी में जो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की मोस्टली फार्माकोलॉजी आर वेरी हाई इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल कि वो आपसे कहेगा कि ट्रीमाटोड है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, सिस्टोड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, आंसर इज़ प्रेसिक्विंटिन। और अगर आपसे सवाल पूछे कि नीमाटोड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, आंसर इज़ एल्बेंडाजोल। क्लियर, एल्बेंडाजोल। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो हम आगे चलते हैं, जो अनदर हाई यील्ड टॉपिक जहाँ से एमसीक्यूज आ सकते होते हैं, वो है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका रेजिस्टेंस, कि कौन सी एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है, कि पेनिसिलिन में कैसे रेजिस्टेंस पैदा होती है। दिस इज़ अनदर हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट। इसके बाद एक कंफर्म एमसीक्यू आता है एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस में से। एपोप्टोसिस में से तो ये कोई पाथवे पूछा जाएगा कि कोई BCL प्रोटीन्स या उनके बैग्स या बैग वाली, और नेक्रोसिस के अंदर पूछा जाएगा कोई मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के केजियस नेक्रोसिस कौन से टिश्यूज़ में होती है और फैट नेक्रोसिस कौन से टिश्यूज़ में देखने को मिलती होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो आपने कभी भी मिस नहीं करना या छोड़ के नहीं जाना, वो है ट्यूमर मार्कर्स। क्लियर, ट्यूमर मार्कर्स और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। यहाँ से कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं और ये आपने अच्छे से करके जाना है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम और ट्यूमर मार्कर्स, दीज आर वेरी हाई यील्ड एमसीक्यूज पॉइंट। इसके बाद आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कभी नहीं छोड़ के जानी, वो ये है कि जो हर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गया तो उसका एंटीडोट क्या है। एंटीडोट में से कंफर्म एमसीक्यूज आते होते हैं कि किस ड्रग का एंटीडोट क्या है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मारना है। पब्लिक हेल्थ या बायोस्टैट में से सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्टडी कौन सी परफॉर्म की जा रही है, कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या केस कंट्रोल स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है या रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है। तो केस मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को सिर्फ डायग्नोस करना आना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मारना है। एथिक्स वगैरह में से एक आधा सवाल आता है और वो आपको तुक्के मार के आप ठीक कर लोगे, तो डोंट डू एथिक्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़ कि यू कैन स्किप द जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी एंड द एम्ब्रियोलॉजी अगर आपके पास टाइम नहीं है। जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी स्किप कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, बिकॉज यहाँ से कम एमसीक्यूज आने हैं। लेकिन आपके पास टाइम है, यू कैन डू अ लिटिल बिट टाइम ऑन दिस टॉपिक्स। तो जनरल एनाटमी के अंदर बोन्स, जॉइंट्स,
और कार्टिलेज, इनकी टाइप्स पढ़ लेना। हिस्टोलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पढ़ लेना, कौन सी एपिथेलियम किस जगह पे होती है। और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एटलीस्ट कम से कम आप टेराटोजेनिसिटी पढ़ लेना कि कौन सी चीज़ से क्या टेराटोजेनिसिटी होती है, या और फेरेंजियल आर्चेस कम से कम ये पढ़ लेना। ठीक हो गया, फेरेंजियल आर्चेस, दिस इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पोर्शन बिकॉज दीज आर नॉट हाई यील्ड पोर्शंस। क्लियर। तो ये मैंने कुछ बता दिए हैं कॉमन पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते होते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चंस जो ज़रूर आता होता है वो आता है जॉन्डस में से। ये डिसाइड करना कि ये प्री हेपेटिक, हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डस है। तो इसमें से एक कंफर्म क्वेश्चन आता होता है। क्लियर। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो होगा स्ट्रोक वाले टॉपिक में से। स्ट्रोक वाले टॉपिक में से ये पहचानना कि ये स्ट्रोक किस जगह का है, इंटीरियर सर्कुलेशन का है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन का है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का है या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का है। दिस इज़ वेरी हाई यील्ड स्ट्रोक। क्लियर। तो ये आपने अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि यहाँ से स्ट्रोक में से कंफर्म MCQs आते होते हैं। क्लियर। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक कंफर्म MCQ आएगा नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में से। अब आप कहोगे तो मैं जनरलाइज टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन मैं जनरलाइज टॉपिक के अंदर ये भी बता रहा हूँ कि सवाल कहाँ से आएगा। क्लियर। लाइक नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में मोस्ट कॉमनली PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA या रैपिडली प्रोग्रेसिव, और नेफ्रोटिक में तो टिपिकल सिनेरियो मिनिमल चेंज डिजीज़ का ही आता होता है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अनदर लास्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वास्कुलाइटस। वास्कुलाइटस के अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो जॉइंट सेल या टाकायासो में से कोई एक जगह से आ जाएगा। तो आपने कोई एक जगह से पिक कर लेना कि जहाँ से आपको समझ आए। एंड अनदर हाई यील्ड कॉन्सेप्ट इज़ कि जो कोआगुलेशन पाथवे ख़राब हो चुकी है, हीमोफीलिया और वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, इनमें से कन्फर्म MCQs आते होते हैं। And another high yield MCQ topic is metabolic inherited liver disease, which include Wilson disease, hemochromatosis, alpha-1 antitrypsin deficiency. तो ये मेरी predictions हैं, but these are not the predictions, these are the final ultimate topics जहाँ से confirm MCQs आने हैं। I will guarantee, I will reassure you that कि जो मैंने लिखे हैं उसमें से 90% जो मैंने ये topics लिखे हैं इनमें से confirm MCQs आने हैं। तो इनको लिखने का मकसद ये है कि इफ़ यू आर स्किपिंग दीज टॉपिक्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, या आप सही ट्रैक पे नहीं हो। तो यू कैन डू दीज टॉपिक्स, अभी भी आपके पास टाइम है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।